सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि वो अपने साथ एक नया अनुभव, नई यादें और कई अनकही कहानियां लेकर आते हैं। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसका इंतज़ार लाखों लोगों को कई सालों से था। एक ऐसी सड़क जिसने लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी को ही नहीं, बल्कि लोगों के समय को छोटा कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि एक्सप्रेसवे कितना तेज़ है, सवाल ये भी है, क्या 415 रुपए का टोल आना जाना सही है? क्या सिर्फ 35 मिनट में कानपुर तक पहुंचना सच है? क्या यहाँ मिलने वाली सुविधाएं लोगों की उम्मीद पर खरी उतरती हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या ये सफ़र उतना ही खूबसूरत है जितना कि तस्वीरें और खबरों में दिखाई देता है? आज हम किसी दावे को साबित करने नहीं निकले हैं, आज हम निकले हैं खुद इस पूरे सफ़र को जीने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक नवनिर्मित एक्सप्रेसवे में, जिसका हाल ही में उद्घाटन संयुक्त रूप से राजनाथ सिंह जी ने, नितिन गडकरी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेसवे पे क्या जाना वर्थ है, जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई जा रही हैं कि इसमें 35 मिनट में आप लखनऊ से कानपुर पहुंच जाएंगे। क्या वो बात सच है? और देखेंगे टोल क्या पड़ता है, और बहुत सारी जानकारी विस्तृत रूप से आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए हमने कैसे लखनऊ से कानपुर तक का सफ़र तय किया। वहाँ जाके हमने गंगा घाट पे कैसे समय बिताया, उसके बाद वहाँ से वापस हम लखनऊ आए। ये पूरा व्लॉग मैंने सिर्फ आपके लिए कवर किया है कि हमने पूरी राउंड ट्रिप करी है, यही जानने के लिए कि जो इसके बारे में दावे किए जा रहे हैं वो दावे सच हैं। तो चलिए आज इस व्लॉग को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। सुबह का समय है, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन सड़कों पे धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी है। हमारी शुरुआत हो रही है लोहिया पथ स्थित ताज होटल के पास से। हर सफ़र की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो शुरुआत से ही खास महसूस होने लगते हैं। आज का दिन भी कुछ वैसा ही है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मन में एक अलग ही उत्साह जागृत हो रहा था। आखिर आज हम पहली बार उस एक्सप्रेसवे पे जाने वाले थे, जिसके बारे में पिछले कई दिनों से हम अखबारों में पढ़ रहे थे और वीडियो देख रहे थे। कुछ ही मिनटों में हम जनेश्वर मिश्र पार्क के पास पहुंच जाते हैं। अगर आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं तो इस जगह से आपका भी कोई ना कोई जुड़ाव जरूर होगा। सुबह की ताज़ी हवा, हरियाली और खुला वातावरण, ये इलाका हमेशा से शहर को एक अलग पहचान देता है। आज मौसम ने भी इस सफर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मौसम भी इस रोड ट्रिप का हिस्सा बनना चाहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लक्ष्मी मार्केट के पास। यहाँ एक चीज ने हमारा ध्यान खींचा। बारिश की वजह से सड़कों पे काफी पानी जमा हो गया था। कई जगह गाड़ियों की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई थी और हम भी आराम से बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ते रहे। हम धीरे धीरे शहीद पथ पर चढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी बाईं तरफ दिखाई देता है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम। ये सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, बल्कि लखनऊ की नई पहचान बन चुका है। अगर आपने भी कभी यहाँ कोई मैच देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। कुछ ही मिनट आगे बढ़ते ही सामने दिखाई देता है फिनिक्स प्लासियो मॉल, उत्तर भारत के सबसे बड़े और खूबसूरत मॉल्स में से एक। बाहर से इसकी इमारत जितनी शानदार दिखाई देती है, रात में इसकी लाइटिंग उसे और भी खूबसूरत बना देती है। मैंने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और मन में यही आया, यार लखनऊ सच में बहुत तेजी से बदल रहा है। और इसी खूबसूरत माहौल के बीच हम लगातार शहीद पथ पर आगे बढ़ रहे थे। फिर रास्ते में आया लुलु मॉल, जो कि लखनऊ का ही नहीं पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। इसकी भव्यता और अंदर की सुविधाएं इसे एक अलग पहचान देती हैं। अगर आप भी शॉपिंग या घूमने के शौकीन हैं तो ये जगह जरूर देखने लायक है। यानी हमारा सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ है। हर कुछ किलोमीटर पे एक नया मोड़, एक नई जानकारी और एक नई मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो सीट बेल्ट बांधे रखिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे का सफर और भी रोमांच से भरा होने वाला है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, अगर मॉनसून में आप इस रूट पे निकल रहे हैं तो शहर के अंदर थोड़ा अतिरिक्त समय लेके चलिएगा।
एक्सप्रेसवे भले ही आपका समय बचा दें, लेकिन शहर का ट्रैफिक और बारिश कभी कभी आपकी रफ्तार को धीमा कर देती है और अपना सफर खुद ही तय करती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शहर की रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी का एहसास साफ महसूस होता है। सामने लगे साइन बोर्ड बता रहे हैं कि कानपुर अब सिर्फ 82 किलोमीटर, रायबरेली 71 और प्रयागराज 193 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर में आगे आपको देश के प्रमुख संस्थानों में शामिल भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का क्षेत्र मिलेगा। यहीं से बाएं ओर जाने वाला इंटरचेंज आपको SGPGI रायबरेली और प्रयागराज की दिशा में ले जाता है। फिर शहीद पथ पर थोड़ी देर हम आगे चलते रहे। उसके बाद हमने पार किया रमाबाई रैली स्थल, जो कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और लखनऊ के बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। ये जगह अक्सर बड़ी बड़ी रैलियों और आयोजनों का केंद्र रहती है। और फिर आगे बढ़ते हुए हम चढ़े उस नए फ्लाईओवर पर जो एयरपोर्ट को सीधे शहीद पथ से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद अब एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। इस वक्त हम फ्लाईओवर पर आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। चौड़ी सड़क, व्यवस्थित ट्रैफिक और दोनों ओर फैली हरियाली इस पूरे सफर को और भी आकर्षक बना देती है। फ्लाईओवर पर दोनों तरफ लगाए गए मजबूत क्रैश बैरियर इस मार्ग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखते हैं। जैसे ही फ्लाईओवर समाप्त होता है, सामने चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट परिसर होने की वजह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त नजर आती है। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई देती है, जबकि चारों ओर फैली हरियाली इस पूरे इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में वाहन धीमी गति से और पूरी सावधानी के साथ चलाना ही सबसे बेहतर होता है। अगर आप भी इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो हमेशा निर्धारित गति सीमा का पालन करें और सड़क संकेतों का विशेष ध्यान दें। सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग न केवल आपकी यात्रा को आरामदायक बनाती है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। तो आइए इन शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे इस रोड ट्रिप में और भी दिलचस्प पड़ाव और कई नई जानकारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। और उसे पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे, जिसे NH-25 के नाम से जाना जाता है। यही जो नेशनल हाईवे है आगे चल के NH-6 जो नया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना है उसे कनेक्ट करेगा। और हम आगे बढ़ते हुए जहां पहुंचे अमौसी एयरपोर्ट के पास। ये इलाका पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा बदल चुका था। जहां पहले ट्रैफिक में काफी ज्यादा समय लग जाता था, आज वह रास्ता कहीं ज्यादा व्यवस्थित और तेज हो गया था। लेकिन अभी असली सफर की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, क्योंकि बस कुछ सेकंड के बाद हम पहुंचने वाले थे उस सड़क पे जिसका इंतजार मैं कई महीनों से कर रहा था। अब आगे का सफर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होगा, बल्कि बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब हम NH-25 पे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पे एक महत्वपूर्ण फ्लाईओवर आता है, जिसके नीचे से अनंत नगर योजना और मोहन रोड की ओर जाने का संपर्क मार्ग मिलता है। ये इंटरचेंज पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही साइन बोर्ड पे नई दूरियां दिखाई देती हैं। अब कानपुर 77 किलोमीटर, उन्नाव 65 किलोमीटर और लालगंज 116 किलोमीटर दूर रह जाता है। यानी हम धीरे धीरे लखनऊ शहर की सीमा से बाहर निकलते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे सफर में पहली बार ऐसा हुआ जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आप भी पहली बार इस एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो अगले 2 मिनट आपके बहुत काम के हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एक ऐसी गलती हुई जो शायद पहली बार आने वाले लगभग हर व्यक्ति से हो सकती है। और अगर हमें समय रहते पता न चलता तो शायद हम कई किलोमीटर गलत दिशा में चले गए होते। शांतिनगर पार करने के बाद अब हम इस एक्सप्रेसवे पे बने फ्लाईओवर पर चढ़ चुके हैं। एक्सप्रेसवे बनने से पहले स्कूटर इंडिया के आसपास ये इलाका भारी ट्रैफिक के लिए जाना जाता था, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद यहाँ यातायात काफी सुगम और व्यवस्थित हो गया है। फ्लाईओवर पार करते ही आप वेलकम टू लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का बोर्ड देख सकते हैं। यही इस ब्राउनफील्ड सेक्शन का प्रमुख फ्लाईओवर भी है। हालांकि अभी हम पूरी तरीके से शहर की सीमा के बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए इस हिस्से में आपको सामान्य शहर की जैसा ट्रैफिक दिखाई देगा।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना भी जरूरी है। इस हिस्से में आपको कुछ दोपहिया और तिपहिया वाहन भी चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी शहरी कनेक्टिविटी वाला भाग है। लेकिन आगे मुख्य एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दोपहिया और तिपहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसलिए यदि आप इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो निर्धारित नियमों और सड़क संकेतों का पालन अवश्य करें। अब हमारा सफर शहर की सीमा को पीछे छोड़ते हुए असली एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहा है, जहां चौड़ी सड़कें, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस यात्रा को एक बिल्कुल नया अनुभव देने वाला है। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। सामने एक शानदार सड़क दिखाई दी। उसका डिजाइन बिल्कुल एक्सप्रेसवे जैसा लग रहा था और हमें लगा बस यही है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। बिना ज्यादा सोचे हमने गाड़ी उसकी तरफ मोड़ दी और कुछ देर तक तो सब सामान्य लगा। फिर मन में थोड़ा शक होने लगा। मैंने दोबारा बोर्ड देखा, फिर मोबाइल में मैप देखा, तब मुझे समझ में आया, अरे यार ये तो आउटर रिंग रोड है। मैंने तुरंत भाई से कहा, लगता है हम गलत दिशा पे आ गए हैं। उसने भी हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया, नहीं तो वीडियो की शुरुआत दूसरी दिशा से हो जाती। सच बताऊं, उस समय थोड़ी हंसी तो मुझे भी आई और थोड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन यही तो सफर की सबसे अच्छी बात होती है ना। हर यात्रा अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है और आज हमारी पहली कहानी यही थी। फिर हमने गाड़ी वापस मोड़ी और सही रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। अगर आप भी पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो मेरी सलाह है, सिर्फ सड़क देख के फैसला मत लीजिए, साइन बोर्ड जरूर पढ़िए या फिर गूगल मैप्स का सहारा लीजिए। इससे आपका काफी समय बचेगा और आप हमारी तरह गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और दोस्तों, आखिरकार सामने दिखाई देता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। यकीन मानिए, उस पल जो खुशी महसूस हुई उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। कई महीनों तक सिर्फ खबरों में देखा है, अखबारों में पढ़ा है और वीडियो में देखा है, और आज आखिरकार हम उस सड़क पर कदम रखने जा रहे थे। लेकिन ये एक्सप्रेसवे आखिर दो हिस्सों में क्यों बनाया गया है? ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, और क्यों इस पूरे प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जा रहा है? और आपको बता दूं कि ये जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, ये पूरी तरीके से गूगल मैप्स पे अपडेट हो गया है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सफर के उस हिस्से में जिसका इंतजार मुझे सबसे ज्यादा था। चारों तरफ नजर दौड़ाइए, ना कहीं शहर की भीड़, न ट्रैफिक का शोर, न दुकान की कतार, सिर्फ खुला आसमान, दूर दूर तक फैले खेत और उसके बीच से गुजरती है शानदार 6 लेन की एक्सप्रेसवे। यकीन मानिए, पहली नजर में ये सड़क कम और किसी विकसित देश की हाई स्पीड कॉरिडोर ज्यादा महसूस होती है। आज मेरे साथ मेरे भाई ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं इस पूरे सफर को आपके लिए कैमरे में कैद कर रहा हूँ। तो कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमारे सामने आता है नवाबगंज मोहनलालगंज इंटरचेंज। यहीं से इस एक्सप्रेसवे से उतर के आसपास के क्षेत्रों में जाया जा सकता है। इसी क्षेत्र के पास स्थित है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इस नए कॉरिडोर से बेहतर कनेक्टिविटी पाने वाले प्रमुख संस्थानों में से एक है। यही किसी आधुनिक एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि रास्तों में आने वाले कस्बों, उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और भविष्य के विकास को भी जोड़ता है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर इस हिस्से को ग्रीन फील्ड क्यों कहा जाता है, और क्या ये वही सड़क है जिसके बारे में हम महीनों से खबर सुनते आ रहे थे? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब किसी सड़क को पूरी तरीके से नई जमीन पर शुरुआत से डिजाइन करके बनाया जाता है, जहाँ पहले कोई राजमार्ग मौजूद नहीं होता है, उसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। यानी इंजीनियरों को हर सड़क का हर मोड़, हर पुल, पूरी अलाइनमेंट बिल्कुल नई सोच के साथ तैयार करने की आजादी मिलती है। इसी वजह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर सीधा, तेज और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ग्रीनफील्ड नहीं है, इसे दो हिस्सों में बनाया गया है। पहला लगभग 17.9 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड सेक्शन, जहां पहले से ही मौजूद हाईवे कॉरिडोर का उपयोग करते हुए आधुनिक एलिवेटेड रोड तैयार की जाती है, और दूसरा लगभग 44.8 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड सेक्शन, जिस पर इस समय हम सफर कर रहे हैं। यानी एक ही परियोजना में दो अलग अलग इंजीनियरिंग मॉडल का शानदार उदाहरण देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सड़क कैसे बनी। असल सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये सिर्फ समय बचाने के लिए बनाई गई, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विजन था? और जब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताऊंगा तो शायद आप इस सड़क के निर्माण को सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर के रूप में देखेंगे।
आज जिस सड़क पे हम आराम से सफर कर रहे हैं उसकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी। लखनऊ और कानपुर उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, लेकिन इनके बीच का सफर अक्सर ट्रैफिक जाम, भीड़ और लंबी यात्रा से जुड़ा रहता था। रोजाना हजारों वाहन, औद्योगिक परिवहन, छात्र, नौकरी पेशा लोग और व्यापार, इन सबके लिए एक तेज और सुरक्षित मार्ग की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी सोच से जन्म हुआ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना का। मैंने स्पीडोमीटर की तरफ कैमरा घुमाया और उस समय हमारी गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और हमें सामने एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, कानपुर 61 किलोमीटर, उन्नाव 49 किलोमीटर, और इसी इंटरचेंज पे उतरने के बाद लालगंज की ओर भी जाया जा सकता है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पे कारों के लिए अधिकतम अनुमति गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बसों और भारी वाहन के लिए अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित की गई है। लेकिन सिर्फ तेज चलना ही अच्छी ड्राइविंग नहीं होती। इस तरह के आधुनिक एक्सप्रेसवे पे नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस परियोजना की कुल लंबाई 63 किलोमीटर है और इसे लगभग 42,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लेकिन सिर्फ पैसे से ही ऐसी परियोजना नहीं बनती। इसके पीछे हजारों इंजीनियरों की मेहनत, सैकड़ों मशीनों का लगातार काम और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय लोगों का सहयोग शामिल होता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करीब 43 गाँव की भूमि का अधिग्रहण किया गया। सैकड़ों किसानों ने अपनी जमीन देके इस परियोजना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आसान निर्णय नहीं होता है, लेकिन जब ऐसी परियोजना पूरी होती है तो उनका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों तक पहुंचता है। निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 1648 दिन लगे। दिन हो, रात हो, गर्मी हो या बारिश, काम लगातार चलता रहा ताकि आज ये सड़क लाखों लोगों के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों, अब आगे इस एक्सप्रेसवे की सबसे आधुनिक तकनीक हमारा इंतजार कर रही है। कैसे बिना टोल प्लाजा के टोल वसूला जाएगा, ANPR कैमरे क्या करते हैं, अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा पार करते हैं तो कैसे सिस्टम आपको पहचान लेगा, और क्यों कहा जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का सबसे स्मार्ट एक्सप्रेसवे है। इन सभी सवालों का जवाब आपको बहुत ही जल्द आगे मिलेगा। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ इस एक्सप्रेसवे की वो खासियत जिसकी वजह से यहाँ गलती करने पर बिना किसी पुलिस कर्मी के सामने आए भी आपका चालान आपके घर में पहुँच सकता है। अगर आप ध्यान से सड़क के किनारे लगे पोल और गैंट्री स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको जगह जगह कैमरे दिखाई देंगे। ये सिर्फ सामान्य CCTV कैमरे नहीं है, इनमें कई कैमरे ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आसान भाषा में समझे तो ये कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़ सकते हैं। सिस्टम ये रिकॉर्ड करता है कि आपकी गाड़ी किस समय एक्सप्रेसवे में प्रवेश करती है और किस समय बाहर निकलती है। इसके अलावा यहाँ कई जगह PTZ कैमरे भी लगाए गए हैं। PTZ का मतलब होता है पैन, टिल्ट और जूम, यानी कैमरे दूर बैठे कंट्रोल रूम से घुमाए जा सकते हैं, ऊपर नीचे किए जा सकते हैं और जूम करके किसी भी गतिविधि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए, कोई वाहन सड़क पे रुक जाए या कोई आपात स्थिति बन जाए तो कंट्रोल सेंटर तक सूचना बहुत जल्द पहुंच सकती है। यही है आधुनिक एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत। तो अब बात करते हैं बैरियरलेस टोल सिस्टम की। आपने देखा होगा इस पूरे सफर में हमें कहीं पर भी पारंपरिक टोल प्लाजा नहीं मिला। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे पे टोल संग्रह की व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि जिसमें वाहनों को लंबी कतार में ना रुकना पड़े। इस तरह की तकनीक का उद्देश्य है यात्रा का समय कम करना, ईंधन की बचत करना और ट्रैफिक को लगातार गतिशील बनाए रखना। जैसे जैसे परियोजना के सभी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होंगे, यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की सबसे खूबसूरत चीज़ ना कैमरे हैं, ना तकनीक, बल्कि कुछ और है जिसे देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। थोड़ा और आगे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा एक बार फिर सड़क के दोनों तरफ नज़र डालिए, कितनी शांति है। ना कोई अनावश्यक कट, ना भीड़, ना बार बार ब्रेक लगाने की ज़रूरत। इसी वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति होने के बावजूद भी ये सड़क बहुत आरामदायक महसूस होती है। लेकिन मेरी एक सलाह हमेशा रहेगी, स्पीड लिमिट इसलिए नहीं बनाई जाती कि चालान कटे, बल्कि इसलिए बनाई जाती है कि हर कोई सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। हमने पूरे सफ़र के दौरान आरामदायक और नियंत्रित गति बनाए रखी। यात्रा का असली आनंद रफ्तार में नहीं, सुरक्षित सफर में होता है।
लगातार आगे बढ़ते हुए अब हमें एक और साइन बोर्ड दिखाई देता है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर। यानी अब इस पूरे एक्सप्रेसवे का पहला सर्विस एरिया ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर बाद एक और साइन बोर्ड दिखाई देता है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 1 किलोमीटर। सच कहूँ हमें भी उत्सुकता थी कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और आखिरकार 51 किलोमीटर माइलस्टोन पर हम रेस्ट एंड सर्विस एरिया पहुँच गए। फिलहाल ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे मुख्य रूप से केवल वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बाकी निर्माण कार्य अभी भी जारी है। तो अब हम 56/2 माइलस्टोन के आसपास पहुंच चुके हैं, जहां नीचे की ओर बनीकंथा शुक्लागंज इंटरचेंज लिंक दिखाई देता है। इस इंटरचेंज का मुख्य उद्देश्य केवल आने जाने का रास्ता देना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-25 पे बढ़ते ट्रैफिक का दबाव कम करना भी है। इसके माध्यम से स्थानीय और क्षेत्रीय यातायात को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा एक बार फिर शुरू की और अब हमारा लक्ष्य था कानपुर शहर तक पहुंचना। सड़क पहले की तरह स्मूथ थी, मौसम भी हमारा पूरा साथ दे रहा था और गाड़ी भी आराम से अपनी लेन में चल रही थी। कुछ ही देर बाद सामने हमें एक नया साइन बोर्ड दिखाई देता है, उन्नाव इंटरचेंज। यानी अगर आपको उन्नाव शहर की ओर जाना है तो ये वही निकास है जहाँ से आपको एक्सप्रेसवे छोड़ना होगा। ऐसे इंटरचेंज किसी भी आधुनिक एक्सप्रेसवे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि ये तेज रफ्तार यातायात और स्थानीय यातायात को सुरक्षित तरीके से जोड़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते ही सामने उन्नाव टोल क्षेत्र दिखाई देने लगा, लेकिन फिलहाल हमारा सफर बिना रुके कानपुर की दिशा में जारी था। लेकिन दोस्तों, अब हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद पहली बार आने वाले बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। और अगर आप भविष्य में इस एक्सप्रेसवे से कानपुर आने वाले हैं तो अगले 1 मिनट की जानकारी आपके बहुत काम आएगी। हम लगातार आगे बढ़ते रहे और सामने टोल क्षेत्र दिखाई देने लगा। हमें लगा सीधे आगे बढ़ना है, कानपुर का रास्ता आगे ही होगा, लेकिन यहाँ हमसे छोटी सी गलती हो गई। असल में अगर आपको कानपुर शहर की तरफ जाना है तो टोल क्षेत्र के पास बने पहले एग्जिट से ही नीचे उतरना होगा, लेकिन हम सीधे आगे निकल गए। कुछ सेकंड बाद हमें एहसास हुआ कि हम एक बड़ा गोलाकार लूप की तरफ जा रहे हैं, जो वापस लखनऊ की दिशा में लौटने के लिए बनाया गया था। हमने सुरक्षित स्थान पर जाके यूटर्न लिया, तभी हमारी नजर ऊपर से नीचे गई, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग NH-25 नीचे से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका दृश्य ने यह एहसास कराया कि आधुनिक एक्सप्रेसवे और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी एक साथ पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत बना रहे हैं। इसके बाद हम सही एग्जिट से नीचे उतरे और पुराने NH-25 की तरफ बढ़ गए। यहीं से हमारा अगला पड़ाव था कानपुर शहर। वहां पहुंचने में हमें लगभग 12 मिनट लगे। सच कहूं, अगर पूरे सफर को देखें तो समय की ये बचत ही इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। रास्ते में एक आखिरी बोर्ड दिखाई देता है, कानपुर 13 किलोमीटर। इस बोर्ड को देखते ही मन में एक अलग सा उत्साह आ गया, क्योंकि अब हमारी मंजिल बस कुछ ही मिनट दूर थी और कुछ ही देर बाद हम वहां पहुंच गए, मां गंगा के पावन तट पर। लंबी ड्राइव के बाद जब पहली बार गंगा जी के दर्शन हुए तो मन अपने आप शांत हो गया। हमने कुछ समय वहीं बिताया, घाट के सुंदर दृश्यों को कैमरे में कैद किया और बस उस पल को महसूस किया। कभी कभी किसी सफर की खूबसूरत मंजिल कोई शहर नहीं होती, बल्कि वो सुकून होता है जो रास्ते के अंत में आपका इंतजार कर रहा होता है। करीब 1 घंटे वहां बिताने के बाद हमने वापसी का सफर शुरू किया। गंगा पुल पार किया और जाजमऊ की ओर बढ़ते हुए लखनऊ कानपुर विकास प्राधिकरण का बोर्ड दिखाई दिया। यहीं से हमने सुरक्षित यूटर्न लिया और अब हम एक बार फिर से उसी एक्सप्रेसवे की तरफ लौट रहे थे, जिसने आज पूरे सफर को यादगार बना दिया। कहते हैं हर सफर का एक पड़ाव होता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर लौटते समय भी उतना ही सुकून मिलता है जितना पहली बार उस पर गुजरते समय मिला था। और आज हमारे लिए ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल वैसा ही अनुभव देने वाला था। हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें टोल क्षेत्र का साइन बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा रुक के थकान दूर कर ली जाए। इसलिए रास्ते में एक छोटे से ढाबे पे हमने गाड़ी रोकी, 1 कप गर्मा गर्म चाय मंगवाई और कुछ देर वहीं बैठ के पूरे सफर की बातें करते रहे। कभी कभी लंबी यात्रा की सबसे अच्छी याद
किसी बड़े होटल से नहीं बल्कि सड़क किनारे मिलने वाली एक साधारण सी चाय से बनती है। तो दोस्तों अब हम उसी एक्सप्रेसवे पे दोबारा चढ़ने वाले थे और इस बार हमारा मकसद सिर्फ लखनऊ पहुंचना नहीं था बल्कि ये देखना था कि वापसी का अनुभव भी क्या उतना ही शानदार होगा। कुछ देर बाद हमने दोबारा टोल क्षेत्र पार किया और फिर एक बार उसी आधुनिक एक्सप्रेसवे पे लौट आए। सामने बोर्ड लगा था लखनऊ लगभग 74 किलोमीटर। अब मंजिल बदल चुकी थी लेकिन सड़क वही थी जो कुछ घंटे पहले मैं कानपुर लेके आई थी। गाड़ी अपनी लेन में आराम से आगे बढ़ रही थी। बारिश के बाद का मौसम, ठंडी हवा और दोनों तरफ फैली हरियाली पूरे रास्ते को किसी सिनेमैटिक रोड ट्रिप जैसा महसूस करा रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें उन्नाव इंटरचेंज दिखाई दिया। यहीं से उन्नाव शहर की ओर जाने वाले वाहन एक्सप्रेसवे से उतरते हैं। इसके बाद करीब 65 किलोमीटर माइलस्टोन के आसपास वापसी दिशा का रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिखाई दिया। फिलहाल ये हिस्सा अभी निर्माणाधीन है, यानी लखनऊ से कानपुर वाली दिशा की तरह यहाँ पर भी भविष्य में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब सफर लगातार आगे बढ़ रहा था और सामने बोर्ड पे लिखा था लखनऊ 40 किलोमीटर, यानी हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन सच कहूँ ऐसा लग रहा था कि ये सड़क अभी खत्म ना हो। कुछ देर बाद हम नवाबगंज इंटरचेंज के पास पहुंचे। उसके तुरंत बाद मोहनलालगंज इंटरचेंज भी दिखाई दिया। यहाँ से एक बार फिर एहसास हुआ कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दो शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। धीरे धीरे वह पल भी आ गया जब हमारा ग्रीनफील्ड सेक्शन समाप्त होने लगा और एक बार फिर हम ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे पे आ चुके थे। अगर ध्यान से देखें तो इस परियोजना की सबसे अनोखी बात है एक सफर में आप आधुनिक ग्रीनफील्ड इंजीनियरिंग और एलिवेटेड ब्राउनफील्ड कॉरिडोर दोनों का अनुभव करते हैं। दोस्तों कुछ ही समय बाद हमें इटौंजा इंटरचेंज दिखाई दिया जो लखनऊ की आउटर रिंग रोड से जुड़ता है। ये सिर्फ सामान्य कनेक्टिंग रोड नहीं है बल्कि राजधानी लखनऊ के ट्रैफिक को शहर के बाहरी बार आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। अगर आपको भी शहर के अंदर प्रवेश किए बिना सीतापुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, कानपुर, आगरा, झांसी या दिल्ली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे नेटवर्क तक पहुंचना हो तो ये आउटर रिंग रोड आपकी यात्रा को कहीं अधिक आसान बना देती है। यही वजह है कि भारी वाहनों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए कनेक्टिंग रोड बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दरअसल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और लखनऊ का आउटर रिंग रोड का ये संगम पूरे मध्य उत्तर प्रदेश के सड़क नेटवर्क को एक मजबूती देता है, जिससे राजधानी में अनावश्यक ट्रैफिक का दबाव कम होता है और दूसरे शहरों तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो जाता है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गए। वहां से आगे बढ़ते हुए हमने एयरपोर्ट की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। फिर एयरपोर्ट वाले रास्ते को होते हुए हमारी गाड़ी चढ़ी शहीद पथ पर। रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत रमाबाई रैली स्थल दिखा था जिसके बारे में हमने आपको सुबह डिटेल में बताया था। और उसके बाद एक एक करके लखनऊ के जाने पहचाने दृश्य फिर से दिखाई देने लगे। शहर की रौनक और वही एहसास कि हम वापस अपने शहर में आ चुके हैं। और अंत में हम आ पहुंचे ओमैक्स की शानदार बिल्डिंग ओमैक्स पैलेस के सामने। ये वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो दोस्तों इस ट्रिप पे जाने से पहले हमारे मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे, इसीलिए हमने ये रियलिटी चेक किया कि जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो सच है। तो आपने देखा हमने कैसे ये 3 घंटे पूरा बिताए। हमें जाने में 35 मिनट का ही समय लगा, जो भी शहर में वक्त लगा वो अलग था। एक्सप्रेसवे पे हमको 35 मिनट का समय लगा। उसके बाद हम कानपुर में गए, 1.25 घंटा तकरीबन हमने गंगा घाट पे बिताया। उसके बाद वापस हम एक्सप्रेसवे से चढ़ के वापस हम लखनऊ की तरफ आ गए। पूरे सफ़र के दौरान जो हमने स्पीड मेंटेन करी थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करी थी। इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वह एक्सप्रेसवे की बात ये है कि जो पूरे रास्ते बहुत स्मूथ था। हालांकि अभी कुछ जगह बहुत सारे बम्प्स थे, वो आने वाले भविष्य के समय में सही कर दिए जाएंगे। बाकी अगर आपसे बात की जाए टोल की तो 415 रुपये में आने जाने का टोल पड़ा। देखा जाए तो टोल अभी ज़्यादा है क्योंकि ये
415 रुपये लखनऊ से कानपुर तक का सफ़र में 63 किलोमीटर्स पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अगर बात करी जाए ग्रीनफील्ड सेक्शन की तो बहुत खूबसूरत है, दोनों तरफ ग्रीनरी है और इतनी चौड़ी रोड और 6 लेन का एक्सप्रेसवे, बहुत मज़ा आता है उस पर ट्रैवल करके। और रेस्ट एंड सर्विस एरिया की भी बात करें तो भविष्य में वो भी ओपन होगा, अभी तो फिलहाल वो निर्माणाधीन है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं। जाते टाइम तो आपको वॉशरूम की सुविधा मिल भी गई थी, लौटते टाइम वो भी नहीं है, क्योंकि NH-25 जो पुराना नेशनल हाईवे है उस पर आपको सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, पेट्रोल पंप मिल जाते हैं और फास्टैग और कई सारे ढाबे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इस एक्सप्रेसवे पे अभी जा रहे हैं तो अभी आप घर से तैयारी इसके साथ निकलिएगा। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली ट्रैवल कर रही है, तो अभी आप तैयारी के साथ निकलिएगा। बाकी अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो वो रेटिंग स्क्रीन पे है, आप उसको देखिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इस एक्सप्रेसवे पे जाना वर्थ है, तो मेरा जवाब है हाँ, इस एक्सप्रेसवे पे जाना बिल्कुल वर्थ है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि 63 किलोमीटर और लखनऊ से कानपुर तक का जो सफ़र है, जो पहले 3 घंटे लग जाया करते थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कानपुर आ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर से निकलेंगे और जहां आपको गंतव्य पे जाना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर आप सुरक्षित ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पहुँच ही जाएंगे, बट ये ज़रूर है कि जैसे रास्ते में अगर ट्रैफिक नहीं हुआ, आमतौर पर ट्रैफिक नहीं होता एक्सप्रेसवे में उतना ज़्यादा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूँ कोई व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग में। और एक बात और, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, टेंशन लेने से बिल्कुल कुछ नहीं होता है। और अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।